हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नोटबुक आईएएस। नोटबुक आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे विद्रोह के बारे में। आधुनिक भारतीय इतिहास में कौन कौन से विद्रोह हुए थे, क्या इनकी पृष्ठभूमि रही थी और क्या कुछ परिणाम आए थे। तो इस टॉपिक को हम लोग जानेंगे और साथ के साथ हम लोग देखते चलेंगे कि विगत जो प्रतियोगिता परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं इससे, और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में किस तरह की क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो ठीक है, हम लोग चलिए आज की क्लास की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं क्या हमें विद्रोह के बारे में जानना है। ठीक है, तो देखिए विद्रोह को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, जानेंगे कौन कौन सी कारण रहे हैं। तो इसको विद्रोह को हम लोग जानने के लिए इसको कुछ प्रकार में बांटेंगे। जैसे एक नागरिक विद्रोह हो गया, फिर आदिवासी विद्रोह हो गया, फिर हम लोग जानेंगे धार्मिक स्वरूप वाले विद्रोह हो गए, फिर देखेंगे किसान आंदोलन जो रहे थे उनके बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक जो विद्रोह हुए थे उसके कारण क्या रहे थे, क्या क्या कारण था। तो देखिए इसके कारण को हम लोग जानेंगे। तो जो विद्रोह था, तो प्रारंभिक विद्रोह के जो कारण थे वो क्या थे। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रारंभिक विद्रोह के सामाजिक कारण जो था वो क्या था। क्या था सामाजिक कारण? तो सामाजिक कारण था कि जिस समय शहरी शिक्षित वर्ग ब्रिटिश राज के अंदर फल फूल रहा था, उस समय समाज का जो पिछड़ा वर्ग था वो ब्रिटिश राज की नीतियों से बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। जब शहर के सामाजिक जो शहर के शिक्षित एक मध्य वर्ग था, वो लाभ के पद पर कहीं आसीन था तो लाभ प्राप्त करता था, लेकिन दूसरी ओर क्या था कि जो निचले तबके के लोग थे वो तंग आकर के, ब्रिटिश नीतियों से तंग आकर के उनके खिलाफ घृणा का भावना लेकर के विद्रोह के प्रति अग्रसर हो रहे थे। तो इस वर्ग में क्या है, इस वर्ग ने आगे जाकर के ब्रिटिश राज का बहुत विद्रोह किया, विरोध किया। कई विद्रोह बेदखल कर दिए गए, जमींदार भूस्वामी भी किए। इन विद्रोहों का जो जनाधार था और शक्ति था हमेशा किसान, दस्तकार, रजाओं और नवाब की विघटित सेनाओं से मिलती थी। तो सामाजिक कारण में ये था कि जैसे आप लोग जानेंगे कि जिस जिस क्रम से भारत को अंग्रेजों ने लूटने की कोशिश की, इसमें कभी सहायक संधि ला करके, कभी व्यक्तिगत का सिद्धांत ला करके, तो ब्रिटिश का साम्राज्यवादी विस्तारवादी जो नीतियां थी, तो वो धीरे धीरे एक एक कदम कदम पर बढ़ बढ़ के भारतीयों को जमकर लूटा। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि प्लासी की युद्ध, बक्सर के युद्ध, सारी युद्ध जो है पृष्ठभूमि तैयार करती हुई जाती है। और जो ब्रिटिश सत्ता एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई थी, वो राजनीतिक हस्तक्षेप, धार्मिक हस्तक्षेप, सामाजिक हस्तक्षेप, सब तरह की हस्तक्षेप करते करते अपनी पैठ भारत में जमा लेती है। इस पैठ जमाने के क्रम में ब्रिटिश की इस तरह की नीतियां रही हैं, कभी भू राजस्व की नीतियां ला करके, कभी सामाजिक राजनीतिक हस्तक्षेप की नीतियां जिसमें सहायक संधि वगैरह आप देखेंगे ला करके एक समाज के हर वर्ग को चोट पहुंचाता है। जिसमें आप जब जमींदार को देखेंगे या नवाबों को देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जो रियासतदार लोग थे, उनकी सत्ता छीन करके, हत्या करके उन्हें तो बेदखल कर दिया जाता, उनके रियासत से उन्हें बेदखल किया जाता था। साथ के साथ उनकी जब रियासत को ब्रिटिश भारत के अधीन किया जाता था, तो वे लोग उनके अधीन रहने वाले कामगार, शिल्पकार, दस्तकार, सैनिक, सारे लोग क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो वे बेरोजगार होते हैं तो वे अपने मालिक के साथ मिल करके विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ठीक है, जिसमें आप नवाबों की सेनाओं को देखेंगे, क्योंकि नवाबों का जब रियासत छीन जाता था तो उनकी सेनाएं विघटित हो जाती थी, सेनाएं बेरोजगार हो जाते थे, किसान बेरोजगार हो जाते थे, दस्तकार बेरोजगार हो जाते थे। राजा का रियासत छीनता था तो उनके मन में विद्वेष उत्पन्न रहती थी। तो ये जो है प्रारंभिक विद्रोह की सामाजिक पृष्ठभूमि बनती है। फिर हम देखेंगे आर्थिक पृष्ठभूमि या आर्थिक कारण क्या था। तो आर्थिक कारण में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भू राजस्व प्रणाली में तेजी से किए गए बदलाव इन विद्रोह के मुख्य कारण थे। क्या था आर्थिक कारण?
ब्रिटिश राज द्वारा अर्थव्यवस्था में, प्रशासन में, भू राजस्व प्रणाली में तेजी से जो है बदलाव किए गए। इन विद्रोह का मुख्य कारण था, ठीक है, ब्रिटिश राज द्वारा किए गए इन परिवर्तन के कारण भारत के किसानों का जीवन और कष्टमय हो गया। अधिक से अधिक लगान वसूले जाने के कारण कृषकों के मन में ब्रिटिश राज के विरुद्ध भावना उग्र हो गई। भारत में व्यापार की जो नियम शर्तें थी वो ब्रिटिशर्स के लिए मुक्त व्यापार की नियम शर्तें थी और भारतीय उत्पादकों से मनमाने ढंग से कर वसूलने के चलते भारतीय दस्तकारी उद्योग का सर्वनाश हो गया। तो जब आप आर्थिक कारण देखेंगे तो देखेंगे कि क्रमशः भू राजस्व की नीतियाँ, मुक्त व्यापार, ब्रिटिशर्स के लिए मुक्त व्यापार, फिर देखेंगे मनमाने ढंग से करों की वसूली, ये सब जो थे आर्थिक कारण की पृष्ठभूमि बनती है। जैसे जब आप भू राजस्व की पद्धतियाँ देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कब अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था ला करके कर की जो दर है कर की दर है जो एक सीमा से हर बार हर भू राजस्व व्यवस्था में बढ़ाते चले गए, जिससे क्या हुआ कि किसान जो एक अपने खेतों पे अनाज उपजाकर खाने वाले वर्ग थे, कुछ मार्केट में भी ले जाते थे, वो वर्ग जो है भूमिहीन के रूप में आगे आता है, जो ब्रिटिश नीतियों से बुरी तरह प्रभावित होता है और इनकी जिंदगी और ही कष्टमय हो जाती है। दूसरा जो था दस्तकार लोग जो थे, जो भारत में अपनी छोटी मोटी आजीविका के साधनों के द्वारा बुनाई करके या कुछ चीज़ें छोटी मोटी बना करके आप जब देखेंगे तो ये अपने जीवन यापन करते थे। होता क्या था कि ब्रिटिश नीतियों के कारण जब ब्रिटेन में तो औद्योगिकरण हो जाता है तो वहाँ के निर्मित उत्पादों के लिए भारत जो है एक बाजार के रूप में तैयार होता है और यहाँ से कच्चे माल ब्रिटेन में ले जाया जाता है। तो पहले क्या था कि कच्चे माल जो भारतीय किसान थे वो अपने सुविधाजनक जो अपने कार्य के लिए उन्हें चाहिए थे वो उपजाते थे, लेकिन अब जो था चूंकि ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के चक्कर में कच्चे माल उनके मशीनरी के अनुसार से, उनके उपयोग के अनुसार से उत्पादन किया जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे आगे चल के कि नील विद्रोह होता है, क्योंकि ब्रिटेन में नील की बहुत मात्रा में मांग थी और यहाँ जबरदस्ती किसानों से नील उगवाया जाता था। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि किसानों का एक वर्ग जो है नील आंदोलन करता है। एक बार बंगाल में आप नील आंदोलन देखेंगे, उसके बाद बिहार में तीन कठिया प्रथा देखेंगे जो गांधी जी के आगमन से उसको हटाया जाता है। ठीक है, आर्थिक कारण में जान गए। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में क्या है कि नए कानून तंत्र और अदालतों ने गरीब किसानों की जमीनों से बेदखली को और भी प्रोत्साहन दिया। जो नए नए कानून लाए गए तो वो क्या था कि वो किसानों के पक्ष में नहीं थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में था और ये जो कानून है किसानों की जमीनों की बेदखली भी की और इस चीज़ के बेदखली के प्रोत्साहन को बढ़ावा भी दिया। छोटे छोटे अधिकारी गरीबों से धन की वसूली करते थे, पुलिस भी इन्हें प्रताड़ित किया करते थे और भारतीय की सदियों पुरानी जो परंपरा थी स्थानीय रियासतों के प्रति उनकी वतन परस्ती से अंग्रेजी राज कहीं मेल नहीं खाता था। तो ये था कि नए नए जो कानून तंत्र हैं वो किसानों को भूमिहीन मजदूर वर्ग के रूप में ये आगे किया, क्योंकि जो सदियों से चली परंपरा थी, जो सदियों से चली आ रही थी, तो एक रियासत के राजा और किसानों के बीच जो तालमेल था वो ख़त्म कर देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से और मनमाने ढंग से उन्हें प्रताड़ित करने से। नए नए कानून जो था उन्हें मनमाने ढंग से प्रताड़ित किया, जो विद्रोह की भावना का जागृत किया। धार्मिक कारण में हम लोग देखेंगे कि भारत में जो है अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से भी चोट पहुंचाया। भारतीयों पर जो है धार्मिक दृष्टि से चोट पहुंचाया। तो धार्मिक दृष्टिकोण से चोट पहुंचाने के क्रम में आप देखेंगे कि भारत में बड़े बड़े ईसाई मिशनरियों का जो प्रवेश दिया जाता था, उससे क्या हुआ कि भारत में जो ईसाई धर्म प्रचारक लोग थे उनको आने से वे जो जब भारत में आते हैं तो ईसाई धर्म का बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार किया जाता है। इस क्रम में आप आगे देखेंगे कि ईसाई धर्म प्रचारक जब आते हैं तो भारतीय धर्म को जो है वो अंधविश्वास और अशिक्षा से
ओतप्रोत मानते हैं। लेकिन भारतीय लोग जो है ईसाई धर्म प्रचारकों को अपने धर्म के प्रति अ, अफवाह या वैमनस्य फैलाने वाले समझते थे। ठीक है, तो इस क्रम में आप देखेंगे कि भारतीय जो उस टाइम के जो धार्मिक समूह थे इसके विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन किया, जिसमें आप देखेंगे बहावी आंदोलन हो जाता है, आपको सन्यासी विद्रोह हो जाता है, बहुत सारे आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। तो जब ईसाई धर्म प्रचारक इंडिया में आते हैं तो वे क्या करते हैं, जो नीचे तबके जो गरीब लोग थे, गरीब किसान मजदूर जो भूमिहीन थे, उनको अच्छी खासी रकम, अच्छी खासी शिक्षा की व्यवस्था दे करके धर्मांतरण के सुविधा देते थे, जिस चक्कर में लोग धर्मांतरण, बहुत मात्रा में धर्मांतरण किए और यह जो है एक वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न करती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि विद्रोह को हम लोग कौन कौन से विद्रोह को जो है हम लोग वर्गीकरण करके देखेंगे। कौन सा? फर्स्ट जो है हम लोग नागरिक विद्रोह के रूप में देखेंगे। फर्स्ट जो है हम लोग नागरिक विद्रोह के रूप में देखेंगे। तो नागरिक विद्रोह में हम लोग देखेंगे कि सन्यासी विद्रोह जो 1763 से 1800 के बीच होता है। दूसरा देखेंगे हम लोग फकीर विद्रोह जो बंगाल में होता है, 1776-77 में होता है। पोलीग्रो का विद्रोह होता है। फिर दीवान वेलुथम्पी विद्रोह होता है 1808-9 में। पाइका विद्रोह होता है जो उड़ीसा के खुर्द क्षेत्र में होता है 1817 से 25 में। फिर हम लोग देखेंगे फराजी विद्रोह, कित्तूर का चेन्नम्मा विद्रोह 1824 में होता है, ये 23 अक्टूबर को हुआ था। फिर आप लोग देखेंगे धर्राव विद्रोह सतारा का जो 1840 से 41 में हुआ था। फिर देखेंगे सावंतवाड़ी विद्रोह, और फिर हम लोग नागरिक विद्रोह के अंतर्गत गडकरी विद्रोह देखेंगे। 10 विद्रोह है। तो सारे विद्रोह हमें पढ़ने जरूरी नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह हम लोग जानेंगे जिससे क्वेश्चन अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, जो अदर स्टेट पीसीएस और आरओ वनडे एग्जाम सचिवालय सहायक वगैरह में भी अच्छे खासे मात्रा में पूछे जाते हैं। उस वो जो है विद्रोह उसको हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो फिर इतनी विद्रोह बताने के पीछे उद्देश्य क्या है मेरा? तो ये मैंने आरओ में मैंने दो तरह के क्वेश्चंस देखा। एक तो पूछ देता है क्रम वाइज कि कौन से विद्रोह, उसके बाद कौन से विद्रोह, उसके बाद कौन से विद्रोह, फिर कौन से विद्रोह, और मिलान करने का आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन बनेगा इससे कि पूछ देगा आपको कि इन विद्रोह को क्रमवार बताएं। फर्स्ट में आपको दे दिया सन्यासी विद्रोह, सेकंड में आपको दे दिया फराजी विद्रोह, थर्ड में आपको दे दिया मान लीजिए कि वेलुथम्पी विद्रोह, और फोर्थ में दे दिया आपको गडकरी विद्रोह। दे करके क्वेश्चन बोल दिया क्रमवार सजाएं, तो पूछ दिया, तो फिर इसका ऐसे आंसर होगा 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दे दिया। ए में दे दिया 1 2 3 4, बी में दे दिया 2 3, ऐसे कर करके अरेंज करके दे दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यूपीपीसीएस में। एक और तरह की इस टाइप से देने के प्रति एक और जो है क्वेश्चन का ट्रेंड जो है एक और पूछता है, जिसमें होता क्या कि हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ के निकल लेते हैं, बाकी के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टाइप से क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो ये विद्रोह है, जैसे सन्यासी विद्रोह हो गया, फकीर विद्रोह हो गया, फराजी विद्रोह हो गया, ये जो विद्रोह है इनकी प्रकृति किस प्रकार की थी, नेचर क्या था इनका। तो पूछ देगा आपको नागरिक विद्रोह
धार्मिक स्वरूप वाले विद्रोह, किसान आंदोलन, या पूछ देगा आपको आदिवासी आंदोलन। ठीक है, तो इन विद्रोह को आप लोग एक नज़र सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। और नागरिक विद्रोह के क्रम में प्रकृति वाली ये विद्रोह है। ठीक है, इससे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इन विद्रोह को कवर किया गया है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे धार्मिक स्वरूप वाले विद्रोह के बारे में हम लोग जानेंगे। तो धार्मिक जो स्वरूप वाले विद्रोह है, इसमें 3 विद्रोह को हम लोग जानेंगे। इसमें 3 विद्रोह को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पागलपंथी विद्रोह, दूसरा बहावी आंदोलन और कुका विद्रोह। बहावी आंदोलन को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ये जो है यूपी पीसीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे किसान विद्रोह के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बंगाल में नील आंदोलन, फिर उसके बाद हम लोग बिहार का नील आंदोलन 3 कठिया पद्धति को पढ़ेंगे, फिर पश्चिम एवं दक्षिण के किसानों का विद्रोह पढ़ेंगे, फिर पावना विद्रोह पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग असम का करना अदायगी का जो आंदोलन था वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आदिवासी विद्रोह को जानेंगे, जिसमें प्रमुख विद्रोह को हम लोग पढ़ेंगे, और जिसमें चुआर विद्रोह जो है या भूमिन विद्रोह 1798 से 98-99 में है। फिर हम लोग देखेंगे हो विद्रोह जो 1820-22, फिर 31 और 37 चला। फिर संथाल विद्रोह के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है 1855-56 में। फिर खोंड विद्रोह के बारे में जानेंगे, उसके बाद सवार विद्रोह, भील विद्रोह, फिर रामोसी, फिर कोल, फिर पढ़ेंगे हम लोग रंपा विद्रोह, फिर पढ़ेंगे हम लोग चेचू आदिवासी आंदोलन, उसके बाद मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे, उराव विद्रोह या ताना भगत विद्रोह, खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह, सिंगापुर और नागा आंदोलन। इतना जानने के बाद हम लोग देखेंगे इतना जानने के बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट वो जो टॉपिक को दिया गया है, एक बार आप लोग पीडीएफ में आप लोग को दिया जाएगा, तो सरसारी निगाहों में देख लीजिएगा, ताकि नेचर वाला जो क्वेश्चन आए तो बस उसको वहाँ से टैकल कर पाएँ। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो विद्रोह है उसको हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज फैक्चुअल पढ़ेंगे, और साथ के साथ देखते चलेंगे कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं और क्या संभावनाएं हैं किसी टॉपिक से क्वेश्चन आने का। तो हम लोग इस फॉर्मेट में आज क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कब हुआ था ये सन्यासी विद्रोह? कब हुआ था? 1763 से ये जो सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 में हुआ था। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह को देखेंगे हम लोग कि बंगाल में जब ब्रिटिश राज्य की सत्ता और उसके चलते नई अर्थव्यवस्था स्थापित हुआ था, तो उससे क्या होता है कि जमींदार, किसान, शिल्पकार आदि वर्गों की स्थिति जो है दयनीय हो जाती है। ब्रिटिश राज्य की स्थापना से आप लोगों को पता है कि वहाँ के किसान, जमींदार, शिल्पकार आदि वर्गों की व्यवस्था जो स्थिति है वो अत्यंत दयनीय हो गई थी। ये चीज़ आप लोगों को पता है, क्योंकि सारी पद्धतियाँ भू राजस्व की, मुक्त व्यापार की, सारे क्रमवार सिचुएशन जो रहे हैं विद्रोह के लिए उत्तरदायी रहे हैं। तो फिर हम लोग देखेंगे आगे कि जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद 1770 में जो है 6 वर्ष पश्चात बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है। भीषण अकाल पड़ने से स्थिति और बद से बदतर हो जाती है। ठीक है, तीर्थ स्थान पे जो आने जाने वाले लोग थे, उनसे जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो नॉर्मल लोग जो तीर्थ स्थान पे आते जाते थे, उनसे टैक्स लिया करते थे, तीर्थ कर, जिससे क्या होता है कि सन्यासी लोग क्षुब्ध हो गए थे और सन्यासियों में अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा रही थी। ये सन्यासी कोई आम सन्यासी नहीं, एक सन्यासी योद्धा वर्ग के रूप में थे, जिनमें जो है लड़ने की प्रवृत्ति रही थी। अतः उन्होंने जनता के साथ मिलकर कंपनी की कोठी और कोषों पर धावा बोल दिया। तो वे लोग कंपनी के सैनिकों के खिलाफ बहुत बहादुरी से लड़े
और कालांतर में जो है वारेन हेस्टिंग जो है इन विद्रोह को इन विद्रोह को दबाने में सफल हो पाया। विदित हो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध जो उपन्यास है आनंद मठ, इसका कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। तो हम लोग सन्यासी विद्रोह के क्रम में देखेंगे कि सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ। तो कालांतर में घटित हुई कुछ घटनाएं, ब्रिटिश की अमानवीय स्थितियां और शोषणमूलक नीति जो रही थी, वो इस विद्रोह को भड़काने में सफल कार्य करता है। और तत्कालीन कारणों में हम लोग देखेंगे कि तीर्थकर एक टैक्स था जो आम लोगों से जो है ब्रिटिशर्स लिया करते थे तीर्थ स्थल पे जाने के क्रम में। तो इससे क्या है कि सन्यासी वर्ग जो है क्षुब्ध हो जाते हैं और इस चीज़ से क्षुब्ध होकर के वे जनता और जमींदारों के साथ मिल करके ब्रिटिश राजकोषों पर और उनके सैनिकों पर धावा बोल देते हैं और उन्हें लूटते हैं। इस क्रम में आप देखेंगे कि आगे चल के वारेन हेस्टिंग जो है इस विद्रोह को दबाने में सफल होते हैं। तो सन्यासी लोग क्यों विद्रोह करते थे, क्यों? जैसे कि आप जानते हैं कि एक भारत में अभी भी आप गांवों की तरफ जब रुख करेंगे तो देखेंगे कि उधर का जो है भिक्षाटन की जो प्रवृत्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो जब भिक्षा मांगने वाले लोग होते हैं वो गांवों में भ्रमण करते हैं तो उन्हें भिक्षा के स्वरूप में चावल दाल, मतलब घर में उपजी हुई अनाज सब्जियां जो होती है वो मिलता है। तो जब किसान और ये जमींदार वर्ग जो थे ये सन्यासियों को अपने उपज से कुछ जो है दान पुण्य के स्वरूप में देते थे। जब ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियां आई तो भू राजस्व में अधिक से अधिक भू राजस्व निर्धारण के लिए अलग अलग नीतियां लाए, जिससे किसान की स्थिति बद से बदतर हो गई। उनके पास देने के लिए, सन्यासियों के लिए देने के लिए कुछ नहीं है और ब्रिटिश ऊपर से तीर्थ कर भी लगा दिए, जिससे सन्यासी जो है जमींदार और किसानों के साथ मिलकर विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, तो इससे 3-4 क्वेश्चन जो है सन्यासी विद्रोह से बहुत ही पूछा गया है, हर पीसीएस में वनडे एग्जाम में पूछा गया है। तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है? पहला जो पूछा गया है कि सन्यासी विद्रोह से जस्ट पहले कौन कौन सा विद्रोह हुआ। तो आप लोग सन्यासी विद्रोह से पहले कौन कौन सा विद्रोह हुआ? एक तो भीषण अकाल देखेंगे आप लोग कि सन्यासी विद्रोह के क्रम में आप देखेंगे कि उसी टाइम के अकाल की घटना है। फिर आप देखेंगे कि भू राजस्व नीतियाँ वगैरह हो गई। और सबसे पहले एक चीज़ जो है उत्तरदायी तत्कालीन कारण में आप देखेंगे कि तीर्थकर। तो सन्यासी विद्रोह के तत्कालीन कारण में क्या था? तीर्थकर था। ठीक है, एक जो इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास जो है आनंद मठ, उसका कथानक क्या है। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा करके बहुत बार पूछा है। तो इस क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि उपन्यास आनंद मठ जिसकी कथानक जो लिया गया है वो सन्यासी विद्रोह से लिया गया है, लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर आनंद मठ का कथानक कौन से विद्रोह पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह का कालक्रम और इससे संबंधित गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। 4-5 क्वेश्चन इससे बनते हैं और लगातार इसी ट्रेंड में क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। सेकेंड जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह का जो प्रभावित एरिया था बंगाल था 1776 से 77 में। फकीर विद्रोह का जो प्रभावित एरिया है बंगाल है 1776 से 77 में रहता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो ये जो विद्रोह है 18वीं सदी में शुरू होता है और 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों तक चलता है। दरअसल फकीर एक घुमंतु धार्मिक प्रवृत्ति के मुसलमानों का समूह था। कौन थे फकीर? ये जो फकीर थे घुमंतु धार्मिक प्रवृत्ति के मुसलमानों का एक समूह था, जो मतलब जिनका धार्मिक संप्रदाय जो था इस्लाम था। इस विद्रोह का प्रणेता जो थे नेता मजमून शाह थे। बंगाल के विलय के बाद 1776-77 में मजमून शाह के नेतृत्व में फकीरों ने अंग्रेजी राज्य की उपेक्षा की और स्थानीय जमींदार कृषक से धन वसूलना शुरू किया। मजमून के बदले इस विद्रोह का नेतृत्व जो है चिराग अली ने किया और इन लोगों ने अंग्रेजी फैक्ट्रियों पर धावा बोल दिया। 19वीं सदी के शुरुआती वर्ष में इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा कुचला गया। तो जो फकीर विद्रोह है इससे 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फकीर कौन थे। तो एक क्वेश्चन बनेगा आपको कि फकीर कौन थे, तो घुमंतु धार्मिक प्रवृत्ति के मुसलमान
लोगों का एक समूह था। इनके प्रणेता कौन थे? नेता मजमून शाह। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है कि नेतृत्व कौन किए थे? तो नेतृत्व जो है चिराग अली किए थे। ठीक है, तो एक बार कोई क्वेश्चन यूपी में ही पूछा है कि फकीर विद्रोह जो है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? और उनका ऑप्शन जो था नेता मजमून शाह भी था, चिराग अली भी था, और दो दो और ऑप्शन थे। तो इसमें इस क्वेश्चन में आप लोग नेता नेता या नेतृत्वकर्ता और प्रणेता दोनों शब्दों को अच्छे से जान लीजिए। जब प्रणेता पूछे तो मजमून शाह, जब नेतृत्वकर्ता पूछे, लीडर पूछे, तो ये जो है आपको चिराग अली हो जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग नागरिक विद्रोह के क्रम में अगला हम लोग पढ़ेंगे पोलिग्रो का विद्रोह। पोलिग्रो का विद्रोह जो है, पोलिग्रो कौन थे? पोलिग्रो जो थे दक्षिण भारत के जमींदार थे। जमींदारों के दक्षिण भारत के जमींदारों को पोलिग्रो कहा जाता है। तो कौन थे पोलिग्रो? दक्षिण भारत में पोलिग्रो जो है जमींदारों का एक ऐसा वर्ग था जिसके पास अपना सैन्य बल हुआ करता था। तो पोलिग्रो एक जमींदार थे, जमींदारों का एक वर्ग था जिसके पास अपना सैनिक बल रहा करता था। ये अपने लोगों से टैक्स जो है खुद कलेक्ट करते थे, वसूली करते थे। तो अपना सैनिक बल भी रखे थे। तो टैक्स कलेक्शन के संदर्भ में इनका और ब्रिटिश से मनमुटाव होता है, क्योंकि ब्रिटिश का जब आप नीतियों को जानेंगे तो व्यापारिक वर्ग के रूप में आए, लेकिन स्टार्टिंग जो होता है इनका राजनीतिक क्रम से बढ़ते बढ़ते आर्थिक व्यापारिक से राजनीतिक में आते हैं, फिर अर्थव्यवस्था में इन करते हैं, और अर्थव्यवस्था में इन करने के पश्चात भू राजस्व की पद्धतियाँ अपनाते हैं और टैक्स को अधिक से अधिक कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ जो इन लोगों के बीच मतभेद का कारण होता है टैक्स कलेक्शन ही होता है। चूंकि पोलिग्रो जो जमींदार थे लोग, इनका टैक्स कलेक्ट करते थे, अपने खर्चों पे सैन्य बल रखे थे, और ब्रिटिश का ये था कि हमें टैक्स चाहिए। तो यहाँ दोनों में मतभेद का जो कारण है कर होता है। ठीक है, और दोनों के हित जो है कर संग्रह के रूप जो दो इस कर संग्रहण के बिंदु पर दोनों के हित जो है आपस में टकराने लगे, और ये जो है मुख्य संघर्ष का कारण बना। यहाँ जो है कट्टा बोम्बा नायक, सुब्रमण्या पिल्लई और सौंदर्य पांडियन नायक इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो पोलिग्रो विद्रोह के कौन कौन मुख्य नेता थे? कट्टा बोम्बा नायक कौन थे? कट्टा बोम्बा नायक, सुब्रमण्या पिल्लई और सौंदर्य पांडियन नायक, तीन इसके नेता थे। ठीक है, कट्टा बोम्बा नायक, सुब्रमण्या पिल्लई और सौंदर्य पांडियन नायक। इस विद्रोह को दक्षिण भारत का विद्रोह भी कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है कि कौन सा विद्रोह का संबंध दक्षिण भारत के विद्रोह से है? तो सन्यासी विद्रोह पूछ देगा आपको, पोलिग्रो विद्रोह पूछ देगा, फिर आपको पूछ देगा गडकरी विद्रोह, फिर आपको मान लीजिए पूछ दिया हो विद्रोह। चार विद्रोह को दे दिया और ये ऑप्शन में, और पूछ दिया कि दक्षिण भारत का विद्रोह किसे कहते हैं या फिर किनका संबंध है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिण भारत विद्रोह का या पोलिग्रो विद्रोह का नायक कौन कौन थे? तो कट्टा बोम्बा नायक, सुब्रमण्य पिल्लई और सौंदर्य पांडियन नायक। एक क्वेश्चन बन सकता है कि पोलिग्रो जो आधुनिक भारत में, एक क्वेश्चन बन सकता है इससे कि आधुनिक भारत में पोलिग्रो शब्द का संबंध किससे था? ऑप्शन दे देगा आपको, किसान, जमींदार, सैनिक और राजा। तो करेक्ट आंसर होगा जमींदार। ठीक है, इससे इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दीवान वेलु थम्पी का विद्रोह। ये भी इंपॉर्टेंट विद्रोह है, ये भी बहुत बार पूछ दिया जाता है। तो दीवान वेलु थम्पी का जो विद्रोह है, ये इससे प्रभावित जो एरिया है ये केरल का त्रावणकोर इलाका है। ये जो है
त्रावणकोर तो दीवान वेलुथम्पी विद्रोह जो है ये प्रभावित एरिया जो है आपका इसका त्रावणकोर केरल है और होता है कभी ये 1805 में। तो वेलुथम्पी विद्रोह में जो है वेलुथम्पी जो रहते हैं वो दीवान रहते हैं, राजा के दीवान रहते हैं जिन्होंने विद्रोह किया था। तो हुआ कुछ इस प्रकार था कि जब वेलेस्ली की सहायक संधि आती है 1805 में, जो त्रावणकोर के राजा थे उनके दत्तक पुत्र जो थे उसको स्वीकार करने से वेलेस्ली ने मना कर दिया कि ये मैं नहीं मानूंगा। और इसके उपलक्ष्य में वहाँ के जो वेलुथम्पी थे दीवान, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को 1857 विद्रोह के पूर्वगामी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इससे 2-3 तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि दीवान वेलुथम्पी विद्रोह कब हुआ था, या फिर ये होगा कि सहायक संधि स्वीकार न करने से कहाँ के दीवान ने विद्रोह किया था। तो त्रावणकोर, केरल, 2-3 तरह से क्वेश्चन सेट हो सकता है। कब हुआ था थम्पी विद्रोह? 1808-9 में। क्यों हुआ था? तो सहायक संधि न स्वीकार करने से। और 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो वेलुथम्पी या दीवान वेलुथम्पी विद्रोह को। ठीक है, इस तरह से 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं और पूर्वगामी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, हमारा सारा क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, जानेंगे पाइका विद्रोह के बारे में। पाइका विद्रोह क्या है? ठीक है, तो पाइका विद्रोह जो है 1817 में उड़ीसा राज्य के खुर्द में सैनिकों का एक विद्रोह था। कहाँ से संबंधित था? पाइका विद्रोह का जो टाइमलाइन है वो 1817 उड़ीसा, उड़ीसा राज्य के खुर्द में सैनिकों का एक विद्रोह था जिसका नेतृत्व जो है बक्सी जगबंधु या विद्याधर महापात्र ने किया था। इसके लीडर कौन थे? बक्सी जगबंधु और विद्याधर महापात्र। इस विद्रोह को पाइका विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, उड़ीसा के पारंपरिक जमींदार जिन्हें पाइका कहा जाता था, कौन थे ये पाइका? ये पारंपरिक जो है जमींदार थे। पाइका जो थे वो पारंपरिक जमींदार थे। ठीक है, जब 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस राज्य के अधिकांश भाग को कब्जे में लिया तो खुर्दा के राजा जो है उनका प्रभुत्व समाप्त हो गया। ठीक है, इसके साथ पाइका जनों की शक्ति और प्रतिष्ठा में भी गिरावट आई। तो जो वहाँ के पाइका लोग थे, पाइका जो जमींदार लोग थे, तो उनकी जमीन जो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब्त कर लेती है, तो इनकी इज्जत प्रतिष्ठा कम होती है कि इनकी जमीन चली जाती है, इनका प्रभुत्व कम हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में पाइका लोग विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, और इस विद्रोह का इस जो अंग्रेज लोग इन आक्रामक और योद्धा लोगों से चिंतित रहा करते थे, क्योंकि ये जो लोग थे बहुत ही लड़ाकू और जुझारू प्रवृत्ति के लोग थे जो अंग्रेजों के लिए सरदर्दी का कारण बन रखे थे। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए वाल्टर एवर के अंदर एक आयोग का गठन किया गया था, इंपॉर्टेंट, वाल्टर एवर के अंदर। फिर इस आयोग ने सुझाव दिया कि पाइका जनों के पास जो लगान रहित पैतृक भूमि है वो उन्हें वापस दी जाए और इससे ब्रिटिश शासन अपने कब्जे में ले ले। जो पाइका की पैतृक भूमि थी वो ब्रिटिश शासक के कब्जे में ले ले, और इस सुझाव का जो है कठोरता से पालन किया गया। इस पर पाइका लोगों ने विद्रोह कर दिया। और इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ और भी कारण थे, जैसे नमक मूल्य में वृद्धि कर दिया गया था, कर के भुगतान के लिए दी जाने वाली कौड़ी मुद्रा को समाप्त किया गया था, भूमि लगान को वसूलने के लिए अपनाई गई शोषणकारी नीति थी। विद्रोह के आरंभ में कंपनी के मुश्किलों का सामना करना पड़ा, परंतु मई 1817 में विद्रोह को दबाने में सफलता मिली। कई पाइका नेताओं को फांसी दी गई और देश निकाला दिया गया। 8 वर्षों के बाद जगबंधु को भी, जो जगबंधु थे, इन्होंने भी, विद्या महापात्र जिन्हें बोला जाता है, इन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो हम लोग देखेंगे पाइका विद्रोह से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो पहले तो पूछेगा कब हुआ था प्रभावित एरिया, 1817 में ओडिशा राज्य में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? या तो बक्सी जगबंधु पूछ सकता है या ऑप्शन में विद्या महापात्र दे सकता है, दोनों एक ही इंसान का नाम है। फिर कौन थे पाइका? तो ये जो है ओडिशा के पारंपरिक जो है जमींदार सैनिक थे। ठीक है, क्यों हुआ था? इनकी पैतृक जो भूमि था वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। इससे संबंधित एक आयोग बना था। कौन सा था ये आयोग? तो वाल्टर एवर के अंदर एक आयोग बना था, वाल्टर एवर आयोग। तो पूछेगा कि वाल्टर एवर जो आयोग है उसका संबंध कौन से विद्रोह से है? पाइका, फराजी, सन्यासी और पूछ लेगा आपसे गडकरी विद्रोह। तो आप लोग इसका पाइका विद्रोह आंसर करिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह के बारे में हम लोग जानेंगे क्या है फराजी विद्रोह। तो फराजी विद्रोह को देखेंगे कि फराजी लोग जो थे वो बंगाल फरीदपुर के निवासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। फराजी लोग जो थे बंगाल के फरीदपुर के निवासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाया गया एक संप्रदाय था जिनके अनुयायी थे। ये जो थे अनेक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आधार पर परिवर्तन की बात करते थे। ये जो संप्रदाय थे ये परिवर्तनशील था। इनमें परिवर्तन को जो है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी थी। शरीयतुल्लाह के पुत्र मियाँ 1819 से 60 ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने के लिए ये योजना बनाई और यह संप्रदाय भी जमींदार द्वारा अपने कृषक मजदूरों पर अत्याचार के विरोधी था। फराजी उपद्रव जो है 1838 से 57 तक चलता रहा और अंत में इसके संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में जो है सम्मिलित हो गए। तो फराजी विद्रोह से 2-3 क्वेश्चन बनेगा कि कौन थे फराजी विद्रोह के ये नेतृत्वकर्ता या इसके प्रणेता कौन थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हाजी शरीयतुल्लाह जो थे ये जो थे किसके समर्थक थे? किसानों के समर्थक थे। ये जमींदार और अंग्रेजों के खिलाफ रहते थे। और कौन सा विद्रोह जो था वो जाकर के बाद में बहावी दल में सम्मिलित हो गया, बहावी आंदोलन में मिल गया। ये जो है फराजी विद्रोह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा देखेंगे केतुर का चिन्नमा विद्रोह 1824। केतुर का जो चिन्नमा विद्रोह है कब हुआ था? 1824। तो केतुर के चिन्नमा विद्रोह के बारे में हम लोग कुछ तथ्य जानेंगे कि कब हुआ था। ये जो है 23 अक्टूबर को हुआ था 1824। अभी 1-2 दिन पहले ही आप देखेंगे कि चिन्नमा विद्रोह के बारे में न्यूज़पेपर में निकला था, इतिहास के पन्नों से 23 अक्टूबर को ये निकला था। तो आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसका जो हेडलाइन ऊपर का जो न्यूज़पेपर के हेडलाइन के ऊपर सबसे ऊपर 1-2 लाइन लिखा रहता है जिसमें दिया रहता है कि इतिहास के पन्नों से साइंस टेक में क्या हुआ था आज के दिन। तो कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट रहता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़िए तो उस चीज़ को जो है देखिए, अच्छा लगेगा। कुछ चीज़ें जानकारी के लिए सही होती हैं। तो अभी 23 अक्टूबर को ही आया था कि तुर्क चिन्नमा विद्रोह। देखेंगे चिन्नमा कौन थी। चिन्नमा रानी चिन्नमा जो थी कर्नाटक प्रांत की रियासत कितूर के राजा मल्लस राजा के साथ विवाह की थी। ये रानी थी। रानी चिन्नमा जो थी कर्नाटक के जो रियासत था कितूर वहाँ की रानी थी। ये वहाँ के राजा मल्लस राज द्वारा शादी की थी जिनसे इनका एक पुत्र हुआ था और 1824 में इनका पुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो उन्होंने एक दूसरे पुत्र शिव लिंगप्पा को गोद लिया था। उत्तराधिकारी के लिए रानी चिन्नमा जो है दूसरे पुत्र शिवलिंगप्पा को जब गोद लेती हैं तो ब्रिटिश शासन ने इसे दत्तक पुत्र लेने से या उत्तराधिकार जो दत्तक पुत्र उत्तराधिकार नियम लाया था उसके तहत इसको खारिज कर देता है और रानी चिन्नमा जो है विद्रोह कर देती हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। इससे एक ही क्वेश्चन बनेगा कि कर्नाटक का वो कौन सा विद्रोह है जो उत्तराधिकार को लेकर के हुआ था। तो चिन्नमा विद्रोह
कब हुआ था? 1824, प्रभावित एरिया कर्नाटक का प्रांत। नेक्स्ट हम लोग नागरिक विद्रोह के अंतर्गत 10वां और अंतिम विद्रोह हम लोग देखेंगे, गडकरी विद्रोह। तो गडकरी विद्रोह जो है, गडकरी क्या था? गडकरी मराठा क्षेत्र के दुर्ग में सैनिक के रूप में काम करते थे। गडकरी लोग जो थे मराठा प्रशासन में, आप देखिएगा कि ये लोग सैनिक के रूप में दुर्ग में काम करते थे। जब मराठा प्रशासन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंदर सम्मिलित कर लिया, भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सम्मिलित कर लेता है, तब ये सैनिक बेरोजगार हो जाते हैं और ये जो है विद्रोह कर देते हैं। पहले क्या था कि गडकरी जो सैनिक जो लोग थे काम करने वाले, इनको कर मुक्त जमीन मिला था। सैनिकों की जमीन जो था उस पर कर नहीं लगता था, लेकिन जब ब्रिटिश ने मराठा क्षेत्र को अपने अधीन किया तो इन सैनिक की भूमि को भी कर मुक्त से हटा करके इस पे कर जो है अध्यारोपित कर देता है, जिससे 1844 में ये जो है विद्रोह हो जाता है। तो मराठा प्रशासन के बारे में कुछ 2-4 शब्द जो हमें जानने चाहिए। तो मराठा प्रशासन में आप देखेंगे कि यहाँ की कर व्यवस्था बहुत ही अच्छा थी। यहाँ एक और चीज आता है, अष्टप्रधान। एक अष्टप्रधान सेना जो था उसका संबंध, एक क्वेश्चन आता है कि अष्टप्रधान सेना का संबंध किससे है? एक क्वेश्चन बनता है। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और चौथा जो है आपको हैदराबाद की रियासत कर दीजिए। एक क्वेश्चन पूछता है कि अष्टप्रधान सेना या प्रशासन का संबंध किससे है? मुगल प्रशासन, मराठा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये हैदराबाद के रियासत। तो अष्टप्रधान जो है मराठा प्रशासन के अंदर आता है, जो शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। एक और क्वेश्चन है कि सर देशमुखी और चौथ क्या है? चलिए इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। सर देशमुखी और चौथ क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा। तो नागरिक विद्रोह के अंतर्गत हम लोग सारे विद्रोह, आज 10 विद्रोह को कवर किया है। इससे आने वाले क्वेश्चंस के ट्रेंड के बारे में भी हम लोग समझे हैं, और जो विगत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उसको भी देखे हम लोग। तो आप लोग अच्छे से अच्छे पेपर क्वेश्चन प्रीवियस जो PYQ है वो सॉल्व कीजिए, ताकि आपको टॉपिक की समझ विकसित हो जाए। और नोटबुक IAS के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे नोटबुक IAS संस्थान जो है ये UPSC, ऑल स्टेट PSC, वनडे RO ARO आदि एग्जामों के टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराता है। तो हमारे यहाँ जो है अभी हम लोग RO ARO के टेस्ट सीरीज पर प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत ही मिनिमम फी पे। तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अच्छे एग्जाम को क्रैक कीजिए, क्योंकि हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है अच्छे फैकल्टी के माध्यम से तैयार कराया जाता है। तो टेस्ट लगाइए, आप लोग सफल होइए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय माता दी।